है यू हैव टू बी अ गुड जेंटलमैन। इंसाफ में सहूलत ताकतवर और पैसे वाले को है। देखिए मौजूदा दौर में तवाजुन में थोड़ा सा डिसबैलेंस है। जूनियर जो है सीनियर की वो इज्जत नहीं कर रहा। अब दौर है स्पेशलाइजेशन का। आपके पास एक ब्रीफलेस लॉयर क्या लीगल रिसर्च, तो उसमें फेल हो गया, नुकसान हुआ। और मैं बिल्कुल वकील नहीं बनना चाहता था। बजाय कि हम लेक्चर दें कि भाई अमीर को इंसाफ, तो भाई आप अपना कंट्रीब्यूशन तो करें। कि एक रेस वो है जिसके पीछे आप भागते हैं, एक रेस वो है जो आपको ढूंढ के आता है। तो जो भी जो कुछ करता रहे, आप अपना नाम कमाएं, इज्जत कमाएं। रोजी रोटी तो अल्लाह सभी को दे देता है, चोर की भी रोजी रोटी हो जाती है। ये चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गूगल और यूट्यूब अगर उनके उस्ताद रहेंगे, खुद जाके सवाल करें, तो फिर जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं द स्काई इज द लिमिट। शुरू के 5-6 साल समझो पेट पे पत्थर रख के आपने काम करना है, बाकी अल्लाह मालिक। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत बड़ी बातें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रगल वॉइस के प्लेटफॉर्म की जानिब से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कामरान सुमरो। आज है हमारे पास एक नई गुफ्तगू, नए सवालात। तो आइए करते हैं वो बातें जो वाकई अहम हैं। हमारे आज के पॉडकास्ट के मेहमान हैं फॉर्मर जस्टिस हाई कोर्ट, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मिस्टर जनाब शोहब सर्की साहब, जो ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में जिनकी पहचान है। सर्की साहब एक निहायत मोतबर कानूनी शख्सियत हैं जिनका तजुर्बा सुप्रीम कोर्ट की नुमाइंदगी, बार एसोसिएशन की रहनुमाई और अदालती खिदमात शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर शोहब सर्की साहब। स्ट्रगल वॉइस is truly honored to have you in this podcast. Thank you. Which is dedicated especially to young lawyers seeking guidance, inspiration and truth in their legal journey. सर माशाल्लाह आपको पूरा पाकिस्तान जानता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप आज हमारी ऑडियंस को अपनी थोड़ी सी बायोग्राफी वो बताएं जो उनको पहले नहीं मालूम। ठीक है सुमरो साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने जो है शुक्रिया इस बात का नहीं कि आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं, बल्कि शुक्रिया इस बात का कि आप नौजवानों के लिए आप सीनियर से बात कर रहे हैं और जो हमारा तजुर्बा है, जो हम चाहते हैं नौजवान को जो पास ऑन करें, वो आप टॉपिक आपने वो चुना है। मैं अपना तारुफ क्या करूं, आपने सब कुछ बोल दिया है, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड मैं आपको दे देता हूं कि मेरे ख़ानदान में जब मैंने आँख खोली तो हर दूसरे जो बड़े थे हमारे, वो सारे उनका ताल्लुक़ या वकला के प्रोफेशन से था या जुडिशरी से था, या मेरे एक मामू लॉ सेक्रेटरी थे, मेरे एक मामू जो है 1960 की दहाई के में जो है वो ज़माने के बड़े वकील थे। शेख अयाज साहब के जो है मरहूम के दोस्त भी थे, उनके क्लास फेलो भी थे। मेरे कज़िन्स मेरे जो है कई जो हैं वो हैं। मेरी बहन माशाल्लाह से, मेरी बहन डीन ऑफ लॉ हैं ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की फ़ैकल्टी ऑफ लॉ में। तो मेरा जो है बचपन से, मेरे वालिद साहब माशाल्लाह ख़ुद वकील थे, तो मेरा बचपन से वकालत की तरफ कोई रुझान, कोई शौक़ नहीं था। ये मैं आपको बताता हूँ, शायद लोगों को ना पता हो। और मैं बिल्कुल वकील नहीं बनना चाहता था। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन से बीबीए ऑनर्स और एमबीए किया मॉर्निंग कैंपस से। उसके बाद मैंने एक फ़ॉरेन बैंक में 2-4 साल काम किया, लेकिन तबीयत में तजस्सुस और बेचैनी थी कि कुछ अपना काम करें और नौकरी ना करें। ये वालिद साहब से भी कुछ वो नज़रियाती जो है आदमी थे, उनके खून में भी कुछ था, कुछ मेरे खून में भी आया था उधर से। तो फिर मैंने बैंक की नौकरी छोड़ी। उसके बाद कुछ कारोबार करने की कोशिश की, 2-3 साल मैंने बिज़नेस करने की कोशिश की। ज़ाहिर है मेरे ख़ानदान में कोई बिज़नेसमैन नहीं था, तो उसमें फ़ेल हो गया, नुकसान हुआ, लेकिन तजुर्बा अच्छा रहा। उसके बाद जब कुछ और नहीं मिला तो मैंने जो है ख़ानदानी पेशे को अपनाया और अपने वालिद साहब के साथ, मैं नहीं कहता कि वकालत, मैं ये कहता हूँ कि अपने वालिद साहब की मैंने ड्राइवरी और ख़िदमत शुरू की। तो मेरा जो मैं समझता हूँ, जो मैं आज हूँ, जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, जो थोड़ा नाम बड़ा अल्लाह का है, लेकिन मेरा जो भी है, मैं जिस तरीके से भी हूँ, ये मेरे वालिद साहब की, जो मेरे सीनियर थे, मेरे मेंटोर थे, मेरे बड़े थे, मेरे उस्ताद थे, मेरे रोल मॉडल थे, उनके साथ जो मैं 14-15 साल एसोसिएट रहा, जो उन्होंने मुझे तरबियत दी, जो उन्होंने मुझे सिखाया, मैं समझता हूँ आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ।
تو یہ میرا بریف بیک گراؤنڈ تھا کہ میں وکالت میں نہیں آنا چاہتا تھا، شوق نہیں تھا، لیکن اللہ کو یہ منظور تھا۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ یہ سب چیزیں کرنے کے بعد میں انتہائی مطمئن ہوں 2 وجوہات کی بنیاد پہ۔ ایک، مجھے اپنے والد صاحب کی خدمت کرنے کا موقع ملا 14-15 سال، ان کے ساتھ بڑا قریب رہنے کا موقع ملا، ان سے بہت کچھ سیکھا جو ادروائز میں نہیں سیکھتا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ پیشہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہے جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ڈاکٹر اور وکیل یہ مسیحائی پروفیشن ہے، اور وکیل الوکیل جو ہے اللہ کی صفات میں سے ہے، اور اس کا مطلب ایک ٹرسٹی، ایک امانت دار جو کہ مشکل میں سے نکالتا ہے اور جو مدد کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ نے صحیح جگہ پہ پہنچایا ہے اور میں بہت مطمئن ہوں۔ Sir, could you please share your thoughts on the initial stages of a career as a lawyer? What challenges do young lawyers typically face and how can they overcome them? اوکے، دیکھیں میں نے جب وکالت شروع کی تھی، میں تھوڑی اس کی بات کرتا ہوں۔ ایک بڑی اسٹرگل تھی۔ میرے والد صاحب کا مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے اپنی وکالت، انہوں نے 50 سال وکالت کی۔ پچھلے شروع کے جو ان کے 10-15 سال تھے وہ بہت مشکل اور کٹھن گزرے، جو انہوں نے مجھے بتایا۔ وہ اسٹرگل بھی مجھے پتہ ہے۔ جب میں نے شروع کی تو والد صاحب نے جو ہے مجھے یہ بتا دیا تھا کہ بیٹا شروع کے 5-6 سال سمجھو پیٹ پہ پتھر رکھ کے آپ نے کام کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نے پیسوں کو نہیں دیکھنا، آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے آگے کے لیے۔ اس میں شروع کے جو 4-5 سال تھے اس میں ہم منشی بھی تھے، ہم اسٹینو بھی تھے والد صاحب کے، ہم ضرورت پڑنے پر آفس بوائے بھی تھے، ہم فوٹو کاپی بھی کراتے تھے، ہم بکسے بھی اٹھاتے تھے، ہم جو ہے کورٹ کلر کا کام بھی کرتے تھے، ہم جو ہے ہائی کورٹ کے دفاتر جاتے تھے۔ آپ یقین کریں پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے سیڑھیاں چڑھ کے ادھر بھاگ کے، لیکن اف ہم نے نہیں کی۔ ہمیں یہ والد صاحب نے بتایا کہ کام کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، محنت کرنے میں، بھاگ دوڑ میں، یہ آپ کی جو ہے تربیت ہے اور یہ آپ کی ایک نالج ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ سارے جو برانچز ہیں، سارے جو ڈپارٹمنٹ ہیں جو جوڈیشری سے متصل ہیں، اس میں آج بھی سارے لوگ جو پرانے ہیں سب الحمدللہ جانتے ہیں عزت سے ہر چیز۔ ہم بہت کچھ سیکھے۔ 5-6 سال ہمیں لگے کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو منوانے کے لیے، تھوڑا بہت۔ لیکن میں پچھلے دور اور آج کے دور میں ایک بنیادی فرق جو ینگسٹرز کو بتانا چاہوں گا۔ ہمارے زمانے میں ہم نے 90s میں جو ہے ہم نے وکالت کا شروع کی وکالت، ہمیں سینئرز اور جو سینئر وکلا تھے وہ بہت لاجواب اور آؤٹ کلاس ملے۔ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ بدقسمتی سے آج کی جو نئی نسل ہے ان کو اس پائے کے سینئر نہیں ملے جو تربیت دے سکیں۔ ہمیں دوسرے سینئر بھی جو تھے، والد صاحب کے دوست تھے یا دوسرے سینئر جو تھے، وہ ہمیں کہیں ہم جاتے تھے ہمیں ٹوکتے تھے، بیٹا ایسا نہیں کرو، یہاں نہیں بیٹھو، یہ نہیں کرو، یہ ڈیکورم ہوتا ہے، یہ ایٹیکیٹ ہوتا ہے، یہ ایتھکس ہوتے ہیں۔ ہم مائنڈ نہیں کرتے تھے۔ آج کل کے جو نوجوان ہیں ان کے ساتھ 2 ایشوز ہیں جو میں اپنا ٹائم اور ابھی کا ٹائم جو کمپیئر کروں۔ ایک تو ان لوگوں کو جلدی بہت ہے کہ میں بس آج میں نے وکالت شروع کی ہے، میں بیرسٹری کر کے آیا ہوں، میں بہت لائق فائق ہوں یا میں بہت اچھا اسٹوڈنٹ رہا ہوں تو میں اچھا وکیل فوراً بن جاؤں، یا یہ میں سمجھتا ہوں یہ اچھے وکیل ہیں میں آج ان جیسا ہو جاؤں۔ دیکھیں آج ہم اگر یہاں جس مقام پر اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، یہ ہم 35 سال کی اسٹرگل کے بعد بیٹھے ہیں۔ تو وکالت ایک اسٹرگل ہے۔ نوکری اور وکالت میں کیا فرق ہے وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں نوکری میں آپ کی تنخواہ ایک سرٹن ریشو میں بڑھتی رہے گی۔ وکالت میں شروع میں آپ کو تکلیف ہے، شروع کے 4-5 سال، لیکن اس میں آپ نے صحیح ڈائریکشن کے ساتھ اگر محنت کر لی تو پھر جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں the sky is the limit، پھر آپ کو پیسے کی پرواہ نہیں ہے۔
آپ کو کسی چیज़ کی परवाह नहीं है, सिर्फ आपने शुरू के 5-6 साल जो होते हैं, उसको हम कहते हैं मेक और ब्रेक है. अगर आपने इसमें सही डायरेक्शन के साथ, सही एथिक्स के साथ, सही एटिकेट के साथ आपने मेहनत की और आपने सही डायरेक्शन में चले, आपने जल्दबाजी नहीं की, आपकी एक रेपुटेशन बन जाएगी, आपका एक किरदार बन जाएगा. और एक दफ़ा आपकी रेपुटेशन और किरदार शुरू में बन गया तो फिर आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं है. तो मेरी ये एक रिक्वेस्ट होगी यंगस्टर्स से कि जो सीनियर्स वो समझते हैं उनकी नज़र में जो बेहतर हैं, जो अच्छे वकील हैं, जो अच्छे इंसान हैं, उनको देखें, उनको फॉलो करें, उनसे पूछें, उनसे ख़ुद जाके मदद मांगें, ख़ुद जाके सवाल करें, जहाँ फंसे सीनियर्स को रुजू करें. ये चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गूगल और यूट्यूब अगर उनके उस्ताद रहेंगे तो फिर वो उस्तादी गुण नहीं सीखेंगे, क्योंकि वकालत एक फ़न है, साइंस नहीं है. अगर साइंस होती तो जो आपने किताबों में पढ़ा है बस, फिर अगर आपको जितना आपको याद है बस उतने आप काबिल वकील हैं. लेकिन एडवोकेसी इज़ एन आर्ट, इट्स नॉट अ साइंस. ये सीखनी पड़ती है वक्त के साथ, और जितने बाल आपके सफ़ेद होते रहेंगे उतना आप ज़्यादा तजुर्बा हासिल करेंगे और उतना आप नाम कमाएंगे. सर, आपके तजुर्बे के मुताबिक एक कामयाब वकील बनने के सबसे ज़रूरी खुसूसियात कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहले तो उसमें उर्दू में मुझे नहीं सही लफ्ज़ मिलेगा, लेकिन अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ है, यू हैव टू बी अ गुड जेंटलमैन. पहली बात ये. दूसरी बात ये है, आपने अपने जहन में रखना है कि आप 5 साल 10 साल बाद अपने आप को किस किरदार का देखना चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको किस निगाह से देखें, आप किस लेवल पे जाना चाहते हैं. देखिए, शुरू में मैंने आपको बताया, बुनियाद ये है, आपने अपने आप को मनवाना है 2 हवालों से, अपनी रेपुटेशन और किरदार और ईमानदारी से. अगर ये आपने 3 चीज़ों में अपने आप को मनवा लिया तो आपको मुश्किल नहीं होगी सिवाय शुरू के 5-6 साल के. लेकिन अगर इन चीज़ों में अगर आप फेल हो गए तो फिर आपको ज़िंदगी गुम जाएगी, आप गोल गोल घूमते रहेंगे. हो सकता है पैसा भी कमा लें, लेकिन आप इज़्ज़त नहीं कमाएंगे, आप किरदार नहीं कमाएंगे, आप अपनी रेपुटेशन नहीं होगी. रोज़ी रोटी तो अल्लाह सभी को दे देता है, चोर की भी रोज़ी रोटी हो जाती है, तो वो नहीं हो सकेगा. तो मेरा मशवरा ये होता है हमेशा यंगस्टर से कि अपने वकालत को, अपने आप को मनवाएं. आप मनवाने का तरीका ये है, आप 5-6 साल जो है आप मेहनत करें अपनी वकालत पर, अपने मयार पर, अपने किरदार पर, अपनी रेपुटेशन पर. सर, नौजवान वकला अपनी कानूनी महारत को कैसे बेहतर बना सकते हैं? कोई ख़ास ऐसा मशवरा जो आप? देखिए, इसमें हमने जिस तरीके से हमने किया, एक तो उस्ताद अच्छे जो हैं उनसे सलाह मशवरा करते रहें, कोई सीनियर मना नहीं करेगा, आप उनसे पूछें. दूसरा ये, आप जो अच्छा वकील समझते हैं, हमारे दौर में हफीज़ पीरज़ादा साहब बड़ा नाम था, मरहूम जो है, जहाँ उनका केस लगता था हम जाके पीछे बैठ के सुनना शुरू कर देते थे, क्या आर्ग्यू कर रहे हैं. दूसरे बड़े वकील थे, अब्दुल हफीज़ लाखो साहब थे, मरहूम जी.एच. अब्बासी साहब थे, मरहूम जी.एम. कुरैशी साहब थे, मरहूम राजा कुरैशी साहब थे, या अच्छे जज थे, अब्दुल हई कुरैशी साहब थे, वजीउद्दीन अहमद साहब थे, सबीउद्दीन अहमद साहब थे. तो जितने भी और भी बहुत सारे नाम हैं, इनकी कोर्टों में हम बैठते थे. ऑब्जर्वेशन पावर, कि आपको एक चीज़ ऑब्ज़र्व करना आनी चाहिए कि अच्छा वकील है, क्यों अच्छा वकील है, किस किस्म के आर्गूमेंट करता है, तैयारी कितनी है. देखिए, वकालत के 3 पार्ट्स हैं. सबसे पहले है आपकी अपनी मेहनत, दूसरा है आपकी क्लाइंट से डीलिंग, आप क्लाइंट से कितने सच्चे हैं. केस हारना जीतना क्लाइंट नहीं माइंड करेगा, वक्ती तौर पे करेगा, लेकिन अगर आप दयानतदारी और मेहनत से उसका काम करते हैं वो आपके पास फिर आएगा. तीसरा है आपका कोर्ट में आपकी प्रेजेंस और प्रेजेंटेशन. आपको अपने केस के बारे में बिल्कुल इस तरह पता होना चाहिए जिस तरह पानी की तरह. जो जज आपसे सवाल पूछा आपको उसका जवाब आना चाहिए. कोर्ट के डेकोरम और एटिकेट्स का आपको पता होना चाहिए. फेलो वकील कोलीग्स के साथ आपका किस तरह का बिहेवियर है. ये छोटी छोटी चीज़ें, हर चीज़ काउंट करती है. फिर आपकी वकला में भी इज़्ज़त होगी, क्लाइंटों में भी होगी और जजों में भी होगी.
آپ کے نزدیک وکلا کا مسلسل اپڈیٹ رہنا کتنا ضروری ہے وہ اپنی وکالت کو بہتر بنانے کے لیے؟ دیکھیے لا جو ہے بڑا ڈائنامک ہے. ڈائنامک سے مراد یہ چینج ہوتا رہتا ہے وقت کے ساتھ, حالات کے ساتھ. اچھے وکیل کو اپ ٹو ڈیٹ رہنا بالکل چاہیے, جو اس کی فیلڈ ہے اس کے قانون کے حساب سے. اچھے وکیل کو سائیکالوجی پڑھنی چاہیے, سائیکالوجی بھی اس کو آنی چاہیے. اچھے وکیل کو سوسائٹی میں جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے, اس کو آبزرونٹ ہونا چاہیے, اور اس کو اپنے کردار پہ فوکس کرنا چاہیے کہ میں نے آگے جا کے یہ میں چاہتا ہوں کہ میرا اس طریقے کا نام ہو جس سے اس کے ماں باپ بھی اس پہ فخر کریں اور اولاد بھی فخر کریں. سر, لیگل ریسرچ قانونی تحقیق کو وکلا کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں؟ لیگل ریسرچ, جب آپ کے پاس ایک بریف لیس لائر کیا لیگل ریسرچ کرے گا؟ آپ کے پاس جو کیس آئے, ہم شروع میں یہی کرتے تھے, جو بھی کیس آتا تھا چھوٹا بڑا ہم اس پہ کیس لا نکالتے تھے. بے شک آسان کیس ہو یا مشکل کیس ہو, ہم کیس لا نکالتے تھے. کرتے 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 آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں بیٹھنا شروع کر دیتی ہیں. جب آپ شروع کے 5-6 سال محنت کریں گے, اور محنت میں ریسرچ بھی شامل ہے, وہ کرتے رہیں گے, جو کیس آپ کے پاس ہے اس پہ پوری ریسرچ کریں. آپ کو قانون بھی پتہ ہونا چاہیے اور کیس کے فیکٹس بھی پتہ ہونے چاہیے. تو وہ جب آپ کو پتہ ہوں گے پھر آپ جو ہے نا بہتر ریسرچ کر سکیں گے اور بہتر وکیل بن سکیں گے. سر, عدالت میں پیش ہونے سے پہلے وکیل کو کس قسم کی تیاری کرنی چاہیے؟ ینگ وکیل کو ایک کام اگر صرف کر لیں, صرف ایک کام, جو فائل وہ لے کے جا رہا ہے اس فائل کے سارے حقائق پتہ ہونے چاہیے, اور ان حقائق کی 1 پیجر اس کی اپنی ایک نوٹ شیٹ بنی ہونی چاہیے کہ جج جو بھی پوچھے اس فوراً بتا دے فلاں پیج پر سر یہ فلاں لکھا ہوا ہے. فیکٹس پہ کمانڈ جو ہے اپنے کیس کا, وکیل سے یہ بہت متاثر ہوتا ہے جج. سر, نئے وکلا کے لیے کون سی تربیتی ورکشاپ یا کورسز مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں جن کو بار کو اڈاپٹ کرنا چاہیے ڈیولپ کرنے کے لیے ینگ ایڈوکیٹس کو؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے موجودہ دور کے حساب سے مواد تو بہت سارا ہے اویلیبل. ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا تھا, ہمارے زمانے میں تو انٹرنیٹ بھی نہیں ہوتا تھا, ہمارے پاس جو ہے وہ ایکسیس نہیں ہوتا تھا بہت ساری چیزوں کا. آج کل تو وکیلوں کے پاس ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خود وکیل پڑھیں, سرچ کریں. پڑھیں کس چیز کے بارے میں؟ ہیومن سائیکالوجی کے بارے میں پڑھیں, معاشرتی علوم پڑھیں, سوشیولوجی پڑھیں, اور بار جو کم از کم کریں کہ بار وکیلوں کو ڈیکورم سکھائے. دیکھیں, ایک جینٹلمین بننے کے لیے آپ کو ڈیکورم آنا چاہیے. سینئر سامنے بیٹھا ہے, آپ کس طرح بیٹھیں اس کے سامنے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ بہت بڑی باتیں ہیں ایکچولی اگر دیکھا جائے. عزت کس طرح سینئر کی کرنی ہے. جب ہمارے سینئر جب ہوتے تھے بار روم میں, ہم بار روم میں بیٹھتے ہی نہیں تھے, ہم چائے بھی نہیں پیتے تھے, عزت کے لیے, احترام کے لیے. تو آج کل میں یہ دیکھ رہا ہوں جونیئر جو ہے سینئر کی وہ عزت نہیں کر رہا. اس کو اس لیے نہیں کر رہا کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایک بہت ضروری عمل ہے. ایک سینئر آپ کا جو استاد ہے آپ کا, یا کوئی بھی سینئر آپ کا استاد ہے, وہ آپ کے باپ کے برابر ہے. اگر اس کی عزت آپ نہیں کریں گے آج کل آپ کی عزت آپ کا جونیئر نہیں کرے گا. اور آپ کو اگر عزت کریں گے سینئر کی, وہ آپ کی مدد کرے گا, آپ کو گائیڈ کرے گا, آپ کو سکھائے گا جب مسئلے میں آپ جائیں گے کوئی بھی سوال پوچھنے کے لیے. تو بار کو کم از کم یہ چاہیے کہ ایتھکس پر, ڈیکورم پر, بار روم کے ایتھکس پہ, ایٹیکیٹ پر, کورٹ روم کے ایتھکس, ڈیکورم اور ایٹیکیٹ پر, اور کلائنٹ سے ڈیلنگ کے کیا ایتھکس اور ایٹیکیٹ ہیں, ان 3 چیزوں پہ بار کو فوکس کرنا چاہیے. باقی علم جو ہے وہ تو آج کل اتنا اویلیبل ہے, اس میں جنرل نالج اور پڑھائی لکھائی وکیلوں کو کرنی چاہیے. سر, آپ کے خیال میں وکلا کو مختلف شعبہ جات مثلاً فوجداری, سول آئینی, ان سب شعبے میں مہارت حاصل کرنی چاہیے یا پھر ایک پرٹیکولر؟ دیکھیں, جب ہم نے وکالت شروع کی تھی تب بنیادی طور پہ 2 ہی فیلڈز تھیں, فوجداری اور دیوانی, سول اور کرمنل. تو اکثر وکیل دونوں تھوڑا تھوڑا کرتے تھے. کچھ وکیل تھے جو صرف سول کرتے تھے اور کچھ صرف کرمنل. اب گزشتہ 15-20 سال میں تو بہت ساری شاخیں آ گئی ہیں. اس میں سائبر لاز آ گئے ہیں,
इंश्योरेंस लॉज की स्पेशलाइजेशन हो गई है, एडमिरल्टी लॉज आ गए हैं, आपके फैमिली लॉज आ गए हैं। तो स्पेशलाइजेशन, मैं समझता हूँ अब दौर है स्पेशलाइजेशन का, लेकिन शुरू में आपको थोड़ा थोड़ा सब करना चाहिए। और जहाँ आप समझते हैं, ये वक्त के साथ आपको पता चलेगा, कुछ आप काम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको मज़ा किस में आ रहा है। जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है आपको, वो वाली फील्ड आप करें, और उसमें अगर आप स्पेशलाइज कर गए तो आप जो हैं कामयाब हैं। सर, क्या आप नौजवान वकला को प्रोफेशनल नेटवर्किंग और ताल्लुकात बनाने की अहमियत बता सकते हैं? इससे क्या फ़ायदा होता है? देखिए, नेटवर्किंग तो हमने जब MBA कर रहे थे तब उसमें भी ये बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था कि नेटवर्किंग कैसे की जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि नेटवर्किंग के लिए आपको ह्यूमन साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली वकीलों की फील्ड में आप नेटवर्किंग करें, आप कुछ जो है कुछ एसोसिएशंस हैं वो ज्वाइन करें, लोगों से इंटरेक्ट करें, ज़्यादा सोशल हों आप, तो इसमें बिल्कुल फ़ायदा है आपका। सर, आजकल इस प्रेजेंट दौर में यंग एडवोकेट्स को सबसे बड़ा मसला कौन सा दरपेश आता है? यंग वकला को सबसे बड़ा मसला ये पेश आता है कि उनके दिमाग का ख्याल कि वो रातों रात जो है बड़े वकील बन जाए। तो अपने दिमाग से ये खला निकाल लें पहले, सबसे पहले, क्योंकि जैसे मैंने बताया कोई साइंस नहीं है, ये एक फ़न है जो आपको वक्त के साथ सीखना है। अगर ये उनकी समझ में आ गया तो फिर वो वक्त के साथ अच्छे वकील और अच्छे इंसान बन जाएंगे, और अच्छे इंसान बने वो। सर, पाकिस्तान में मौजूदा अदालती निज़ाम में शफाफियत के हवाले से आपका क्या मतलब है? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं अदालती निज़ाम की बात नहीं करता। आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में ओवरऑल हर इदारे के हवाले से मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, शफाफियत का क्या मयार है? तो जो देखें, पाकिस्तान में जो इदारा है वो सोसाइटी से तो इन्फ्लुएंस होगा ना, लेकिन हमने, हर किसी ने अपनी कब्र में जाना है, हर किसी ने अपनी रेपुटेशन बनानी है, हर कोई अपनी रोज़ी रोटी खाता है। फ़ैसला आप पे है कि आपने किस तरह का इंसान रहना है। अगर आपने एक फ़ैसला कर लिया कि आपने अच्छा इंसान बनना है और अच्छा वकील बनना है, तो जो कुछ करता रहे, आप अपना नाम कमाएं, इज़्ज़त कमाएं। आपको जो अल्लाह ताला जो आपके नसीब में जो रिस्क लिखा है वो तो आपको ढूंढ के आएगा। एक हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि एक रिस्क वो है जिसके पीछे आप भागते हैं, एक रिस्क वो है जो आपको ढूंढ के आता है। तो आप अपनी मेहनत करें और दोनों रिस्क कमाएं और अच्छे इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारें। सर, अदलिया की आज़ादी और सियासी दबाव के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना कितना मुमकिन है? आपके ख्याल में मौजूदा सूरत हाल में इस तवाज़ुन कैसी है? देखिए, मौजूदा दौर में तवाज़ुन में थोड़ा सा डिसबैलेंस है, इसको बैलेंस में आना चाहिए। हमारा आइन जो है 73 का, वो ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स पे मुनहसर है, और तीनों जो पिलर्स हैं स्टेट के, उसको जो है बराबर के इख्तियार होने चाहिए। जो थोड़ा सा वो इस वक्त डिसबैलेंस है, लेकिन उससे हमें हिम्मत नहीं हारनी। हमने अपनी तरफ से स्ट्रगल और कोशिश यही करनी है कि तवाज़ुन बरकरार रहे। सर, पाकिस्तान में अदालती मुकदमात की तवालुद को कम करने के लिए आप क्या इस्लाहात तजवीज़ करेंगे? क्या मौजूदा कानून साजी इस हवाले से नाकाफ़ी है? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मौजूदा जो कानून साजी है वो बिल्कुल उसमें बेहतरी की ज़रूरत है, लेकिन इसमें जो तवील जो मुकदमात होते हैं उसमें एक जो बुनियादी अंसर है, अब ये वकील शायद बुरा माने इस बात का कि इसमें वकीलों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जितनी आसानी से वो लोग एडजमेंट्स ले लेते हैं और फिर बोलते हैं कि यार केस जो है इल्तवा का शिकार है, तो अगर ये वकील भी थोड़ा मिलजुल के अगर ये करें कि एडजमेंट ना लें, या बहुत ज़रूरी सिर्फ एडजमेंट ले लें, गैर ज़रूरी जो है एडजमेंट्स ना लें। आप डायरीज उठा के देख लें केसों की। कोर्ट तो अगर केस चलाना भी चाहती है तो वकील बोलता है मुझे एडजमेंट चाहिए, कभी एक बोलता है कभी दूसरा बोलता है। इसमें किसी कानून साजी की तो ज़रूरत नहीं है। ये वकीलों को खुद अपना काम तो करें ना। बकौल मुश्ताक यूसुफी के मरहूम के अगर इंसान अपने आप को सुधार ले तो दुनिया में से एक बदमाश तो कम हो ही जाता है। तो हम अपने आप को ही सुधार लें तो थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा फ़र्क पड़ेगा। सर, क्या अदालतों में ताकतवर तबकात को इंसाफ मिलना आम शहरियों के मुकाबले में आसान है?
सुकरात के ज़माने से जो है ये फ़लसफ़ा है मौजूद कि इंसाफ में सहूलत ताकतवर और पैसे वाले को है। ये सुकरात ने कहा था, कितनी सदियां गुजर गई, और आज भी दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में कम या ज़्यादा ये थोड़ा बहुत फैक्टर तो है। लेकिन अगर इससे मायूस होकर हम छोड़ देंगे तो इसमें नहीं हो सकेगा। इसका एक हल वकीलों के पास भी है। वकील एक सामाजिक कारकुन भी है। वकील, हमारे पास कोई केस आता है जिसमें हम समझते हैं, या किसी वकील के पास आता है कि वाकई इस शख्स के साथ बहुत ज़्यादती हुई है और इसको एक अच्छा वकील मिलना चाहिए, लेकिन ये अच्छा वकील नहीं अफोर्ड कर सकता। तो अच्छे वकील का फ़र्ज़ है कि अपने शोबे की, अपने प्रोफेशन की ज़कात समझकर उस शख्स की मदद करें। जब एक अच्छा ताकतवर वकील खड़ा होगा उस मजलूम के साथ, तो ये रेशो खुद ही बैलेंस में आना शुरू हो जाएगा। तो मेरी हर वकील से, यंगस्टर से भी ये गुजारिश है कि आप सिर्फ फ़ीस को नहीं देखें, आप ये देखें गरीब मजलूम के साथ ज़्यादती हो रही है तो आप उसके साथ खड़े तो हों, बजाय कि हम लेक्चर दें कि भाई अमीर को इंसाफ। तो भाई आप अपना कंट्रीब्यूशन तो करें, आप भी तो अपने प्रोफेशन की ज़कात निकालें, आप भी तो उसके साथ खड़े हो जाएं। दूसरों के लिए कहना आसान है, खुद भी तो खड़े हों। सर, पाकिस्तान में वकला की तंजीमों और बार एसोसिएशन का किरदार क्या होना चाहिए? क्या मौजूदा सूरत हाल में वो अपना बुनियादी काम सही तौर पर कर पा रही हैं? देखिए, किरदार जो है उनका रोल बार एसोसिएशंस का, बार काउंसिल्स का बहुत ही बड़ा है और बहुत इम्पैक्टफुल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम समझते हैं कि जिस मयार पे उन्हें काम करना चाहिए उससे कुछ नीचे हैं वो। उनको मयार बेहतर करना चाहिए। जो वकीलों के मसाइल हैं उनको फोकस करके दयानतदारी से वो हल करने चाहिए। जो मैं समझता हूँ थोड़ी बहुत कोताही है, हम भी पॉइंट आउट करते रहते हैं, हम में भी कोताहियाँ हैं, लेकिन ये एक स्ट्रगल है। इस पे जो है बार बार जो इलेक्ट जिन वकीली करते हैं ना, तो वकीलों को प्रेशर ग्रुप के तहत उनको एहतसाब करना चाहिए उनका, चाहे वो बार एसोसिएशन के मेंबरान हों, उनके जो है ओहदेदार हों, या बार काउंसिल्स के ओहदेदार हों, उनका एहतसाब करना चाहिए कि भाई आप लोगों को हमने इलेक्ट करके दिया था, आप लोगों ने ये काम क्यों नहीं किए। वकील को भी सोते नहीं रहना चाहिए। सर, क्या आप समझते हैं कि मीडिया का अदालती मामला पर असर और रसूख कानूनी अमल में मुदाखलत का बायस बनता है? नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए, मीडिया तो अब दुनिया भर में जो है इतना एडवांस्ड हो चुका है कि अब हर जगह, हर दुनिया के हर अदालती निज़ाम या किसी निज़ाम में मीडिया का असर है। ये तो इदारे के ऊपर है कि वो कितना असर लेता है। तो इदारा नहीं लेता तो मीडिया थोड़ी इन्फ्लुएंस करती है। कानून में इस्लाहात के हवाले से आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा मौसर कदम कौन सा हो सकता है जो मौजूदा निज़ाम को बेहतर बना सके? देखिए, ये जो हमारा अदलिया का निज़ाम है, ये उसके नीचे दो छोटे इदारे हैं। छोटे इदारे यूँ कहें कि एक जजेज़ हैं और एक वकील है। इन दोनों में इस्लाहात की ज़रूरत है। जजेस थोड़े ज़्यादा होने चाहिए, जजेस की भी रेगुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो भी अप टू डेट होने चाहिए लॉ से, उनको ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए। वकीलों की भी इस तरह ट्रेनिंग होनी चाहिए, या अदालत करें या वो ख़ुद अपनी करें, या बार एसोसिएशन, बार काउंसिल करें कि वो ज़्यादा एफिशिएंट हो, कम टाइम में अपना केस बयान करें, वक्त बचे ताकि ज़्यादा डिस्पोजल हो और ज़्यादा तरीके से काम हो। सर, अदलिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान ताउन की क्या सूरत है? क्या इसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है? बेहतरी की गुंजाइश तो इस मुल्क में हर शोबे में है। इसमें भी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, और कानून के हिसाब से हर कोई अपने अगर दायरा इख्तियार में चले तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा मसले हल हो जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये पूरी दुनिया में मैंने नहीं देखा, सिवाय शायद एक आध मुल्कों में कुछ इदारे शायद काम इस तरह कर रहे हैं। लेकिन दुनिया अब ऐसी ग्लोबल विलेज हो गई है कि थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग और इंटरफेरेंस होता है। इसको हमें, हर इदारे को चाहिए इसको कम से कम रखें, मिनिमम रखें, बाकी अल्लाह मालिक। सर, आखिर में यंग एडवोकेट्स के लिए कोई ख़ास मैसेज? बिल्कुल, यंग एडवोकेट्स के लिए मैं ये थ्रू आउट आपके इंटरव्यू में मैसेजेस देता रहा हूँ, अगर वो समझें तो, कि यंग एडवोकेट्स, जो नए एडवोकेट्स हैं, जो अभी फील्ड में आ रहे हैं, शुरू के 4-5 साल
अपनी दिल लगा के मेहनत करें और एक डायरेक्शन में मेहनत करें, अपना टारगेट बनाएं, वकालत के हवाले से नहीं, इंसान बनने के हवाले से, अच्छा वकील बनने के हवाले से, किरदार के हवाले से, कि वो अपने आप को 5-6 साल 7 साल आगे क्या देखना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि क्लाइंट उनको किस नज़र से देखे, वो क्या चाहते हैं कि उनके माँ बाप और उनकी औलाद उनको किस नज़र से देखे। ये टारगेट रख के चलें और जल्दी के फ़ायदे में अपने लंबा नुकसान ना करें। और एक चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ पर हमारे शोबे में कोई चीज़ किसी से छुपती नहीं है, हर चीज़ सामने आती है। आप कोई गलत काम भी करते हैं, आप समझते हैं आप बहुत होशियार हैं, या आपने कोई काम ऐसा कर लिया जिसमें वक्ती तौर पे आपको फाइनेंशियल फ़ायदा हो गया, मैं आपको ये लिख के दे दूं तजुर्बे से, हर चीज़ कुछ अरसे में सबको पता चल जाती है। तो अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखें, अपने किरदार का ख्याल रखें और एक बुर्दबार, एक अच्छे इंसान होने के साथ एक अच्छे वकील बने। सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। वेलकम। तो ये थी आज की हमारी गुफ्तगू जनाब शहाब सकी साहब के साथ। अगर आपको ये गुफ्तगू मुतासिर लगी हो तो स्ट्रगल वॉइस प्लेटफॉर्म को ज़रूर फॉलो करें ताकि आप तक वो बातें पहुंचती रहें जो वाकई अहम हैं। अल्लाह निगहबान।